नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो प्रिय साथियों, आज हम एक दूसरे सेशन के साथ में पार्ट 2 रेलवे, एसएससी, सीटेट, सीईटी की कोई भी कंपटीशन क्लास है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसका मैथ गणित का पार्ट 2 लेके आ गए हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए प्रिय साथियों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरी तो बहुत पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिस में पीछे रह जाते हो, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, डाल दिया है, तो पहले उसको भी जा कर के देखें। उसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल को देखो भाई, तुम लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करिए। क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की छूट देता है? 10% की। 20% का लाभ कमाने के लिए 900 रुपए की लागत वाली वस्तु का क्या अंकित मूल्य होना चाहिए? 900 रुपए की लागत मूल्य, यानी कि उस वस्तु का आपको क्या दे रखा है? सीपी। वस्तु का क्या दे रखा है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य 900 रुपए। 900 रुपए। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। 10% डिस्काउंट देके कितने का लाभ कमाना चाहता है? प्रॉफिट कितना है? 20%। आपसे पूछना क्या चाह रहा है? मार्केट प्राइस, एमपी। मार्केट प्राइस एमपी पूछना चाह रहा है। तो जब भी आपको सवाल में सीपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और मार्केट प्राइस, इन चारों के बारे में जब भी बात करें तो एक अच्छा सा रिलेशन होता है इनके बीच में, जो आपको याद रखना है। मैं यहां लिख रहा हूं, बिल्कुल, मार्क प्राइस बटे सीपी, यानी कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस, बटे 100 माइनस डिस्काउंट में हमेशा क्या आएगा? माइनस। बस वैल्यू पुट रखिए, आंसर निकालिए। मार्क प्राइस तो पूछ रहना चाह रहा है, तो मार्क प्राइस ऐसे कि ऐसे, सीपी दे रखा है 900, 100 प्लस प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? 20 बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है जी? 10। काट पीटिए, आंसर निकालिए। देखिए जी, एमपी ऐसे कि ऐसे, यहाँ पे आ गया 900 बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटे 90। 10 से 10 9 से काटेंगे, ये आ गया 100। 100 को जब 12 से गुणा करेंगे तो एमपी आ गया 1200 रुपया, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है जी? 1200। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एमपी, सीपी, डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस के बारे में जब भी क्वेश्चन की बात करेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा रिलेशन है डायरेक्ट। आ गया बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
कीजिए जी। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है और उनके व्यय का अनुपात। यदि प्रत्येक 200 रुपये बचाता है तो एक की आय ज्ञात करो। यानी कि आपको इनकम, आप हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है यानी कि आय होती है, इनकम, आय, किसी भी व्यक्ति की इनकम, आय जो होती है वो व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आ जाती है? आय। कितना खर्च किया, कितना बचाया, जब दोनों को ऐड करते हैं तो आय निकल के आती है। यानी कि एक्सपेंडिचर में यदि हम सेविंग जोड़ते हैं, बचत जोड़ते हैं, तो हमेशा क्या निकल के आती है? इनकम। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस सवाल को देखो, ए और बी दो नाम के व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। सबसे पहले दे रखा है यदि इनकी आय का अनुपात 3:5 है, यानी कि इनकम का अनुपात 3:5 है। इनकम का अनुपात कितना है? 3:5। और व्यय का अनुपात 1:2, यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात 1:2। आगे सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये ही शब्द टेक्निकल होते हैं। प्रत्येक यानी हर व्यक्ति कितने रुपए बचा रहा है? 2000। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे इसकी कितनी भी आय हो, कितना भी खर्च हो, लेकिन जब बचाते हैं तो दोनों समान बचाते हैं, 2000 रुपए। अब जब यहाँ से अपन देखते हैं तो जब आय में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तभी तो उसकी बचत आती है। तो 3 में से 1 घटाया तो इसकी बचत आई यहाँ पे 2, इसकी बचत आई 2। यहां से घटाते हैं 5 में से तो इसकी बचत आई 3। जबकि सवाल में कह रहा है बचत दोनों की सेम होनी चाहिए, तो यहाँ सेम नहीं है। तो इन दोनों की बचत सेम करने के लिए हम इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब जब नीचे डिफरेंस 1 का है तो ऊपर 1 से गुणा कर दो, ऊपर डिफरेंस 2 का है तो 2 से गुणा कर दो। नया रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:2, 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यानी कि ये इनकम का आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है जी। अब देखिए, अब जब 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। दोनों की बचत क्या हो गई? समान। जबकि क्वेश्चन में दे रखी है बचत 2000 रुपए। क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है? 2000 रुपए। किसकी आय पूछ रहा है? एक की आय बताओ। तो एक की आय कितनी है? 3। तो इसको 3 से गुना कर दो तो आंसर आ गया जी 6000 रुपए। तो एक की आय कितनी है जी? 6000 रुपए। इसको आप यदि बेसिक से करना चाहो तो इसमें अपन x लगा के करेंगे, घटाएंगे तब भी आंसर 6000 आएगा। लेकिन आज के कंपटीशन में ये सबसे बेस्ट मेथड है, डायरेक्ट लगाना। तो सवाल नंबर 2 का आंसर आया ए। आई होप समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहा है? कपिल और सुधा एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त किए। कपिल और सुधा दो नाम के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने, एक ने 656, यानी कि कपिल ने तो प्राप्त किए 656 अंक और सुधा ने प्राप्त किए
697 अंक। ठीक है जी। आगे कह रहा है यदि कपिल ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताओ। जबकि सवाल में पहले बोल दिया उसने कि दोनों की परीक्षा क्या थी, एक ही। यानी कि जितने इसने टोटल में से 656 अंक प्राप्त किए उतने ही टोटल में से सुधा ने प्राप्त किए हैं। तो पहले यदि हम इनका टोटल निकाल लें, कपिल ने 32% अंक प्राप्त किए, यानी कि जब 32% अंक प्राप्त करता है तो कितने आते हैं उसके 656। कितने आते हैं जी? 656। तो यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 656 बटे 32 गुणा 100। 656 बटे 32 गुणा 100। इसको काट लो। इसको काटेंगे तो पहले 2 से काटते हैं तो 16 आ जाएगा। इधर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर इसको अपन 8 से काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 एकम 8। इसको काटेंगे तो ये 50, यानी कि 41 गुणा 50। ये टोटल अंक आ गए। ये टोटल अंक आ गए। अब इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 41 एक अभाज्य संख्या है, ये कहीं ना कहीं उसमें कटने में फायदा करेगी आपको। ठीक है जी। ये टोटल अंक आ गए। अब टोटल अंकों में से सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो सुधा द्वारा प्रतिशत अंक, तो प्रतिशत अंक निकालना होता है। तो कितने प्राप्त किए? 697। कितने में से प्राप्त किए? 41 गुणा 50। और टोटल कितना है? प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं जी? 100 से। काटिए, 1 0 से 1 0। 41 का इसमें लगाइए भाग 697 में, क्योंकि ऑप्शन अपने पास में एकदम परफेक्ट नंबर में है तो इसका मतलब ये कटेगा। 697 में जब हम 41 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 8 2 7 7, 17 बार कटेगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 41 एकम 41, और इसको काटेंगे तो ये 17 बार, और 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। 17 को तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34%। तो यानी कि सुधा ने कितने अंक प्राप्त किए? 34%। अच्छा सवाल था। एक ही परीक्षा की बात कर रहा था वो, कि एक ही परीक्षा में कपिल और सुधा ने, कपिल ने 656 और सुधा ने 697 अंक प्राप्त किए। आगे चलते हैं। देखो जी, कपिल ने 600 अंक, और कह रहा है कि आगे इसने प्रतिशत में बता दिया कि जो कपिल ने 656 अंक प्राप्त किए वो कुल अंकों का कितना था? 32%। तो 32% के बराबर हो गया 656। यहाँ से हमने टोटल 100% निकाल लिया। 656 बटे 32 गुणा 100। तो ये काटा तो 41 गुणा 50 अंक। जब इसको गुणा करेंगे तो वो टोटल अंक आ जाएंगे। फिर सुधा का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सुधा ने 4150 में से 697 अंक प्राप्त किए। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। इनको काट पीट के 34%। तो सुधा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना था जी? 34%। अच्छा सवाल था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। सभी सवाल अच्छे हैं। आप यदि इनको करके बैठोगे तो मज़ा आएगा। हर सवाल परीक्षा में आया हुआ है। ये लो, करिए। लोगों के एक समूह में कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक समूह है जिसमें कुछ तो पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे शामिल हैं। उनमें 40% तो पुरुष, 30% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। और शेष क्या है जी? बच्चे। उनका औसत वजन क्रमशः 50 केजी, 40 केजी और 40 केजी। यानी कि जो पुरुष हैं उनका औसत वजन 50 केजी, महिलाएं हैं उनका 40 केजी, और बच्चों का भी कितना है? 40 केजी।
समूह का औसत वजन, टोटल समूह का औसत वजन ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। तो टोटल समूह का औसत वजन जब प्रतिशत में दे रखा है तो 40% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं, तो ये टोटल कितने हो गए जी? 70%। कितने हो गए? 70%। तो बच्चे कितने बच गए? 30% है। बच्चे कितने बच गए जी? 30%। बस, तो टोटल कर देते हैं जी, टोटल समूह का औसत, समूह का औसत बिल्कुल आसान है। ये लो जी, देखो 40% पुरुष हैं तो 40 गुणा एक का औसत वजन कितना है जी? 50 टोटल, प्लस 30 महिलाएं हैं, इनका औसत वजन कितना है? 40, प्लस बच्चे कितने बच गए? 30, इनका औसत वजन भी कितना है? 40। टोटल कितना आ गया जी? 100। सिर्फ काट पीटना ही है। अब देखो काटना भी बिल्कुल आसान है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम में लोगे तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलता है। इस नंबर में भी आप देख सकते हो, जब गुणा करोगे तो अंत में 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो और नीचे भी 2 जीरो, तो वो कॉमन आ जाएंगी, तो ये सब कट जाएंगी। 2 जीरो 2 जीरो इधर से कट जाएंगी। इधर देखोगे तो 5 चौके 20 बचेगा, प्लस इधर 4 तिये 12 बचेगा, प्लस इधर भी 4 तिये 12। इनको जोड़ लो, यही आंसर है। 20, 10 30, 10 40 और 44। तो समूह का औसत वजन कितना है जी? 44। कितना आएगा? 44। कहीं ऑप्शन में नहीं है, टाइप गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा जी 44 kg। औसत वजन कितना आएगा जी? 44 kg। बिल्कुल अच्छा सवाल है। समूह का औसत निकालना था। 40% पुरुष, एक पुरुष 50 kg लेके बैठा है, तो 40 गुणा 50 कुल निकाल रहे हैं। औसत का सूत्र ही यही होता है, आपको सब पता है। औसत का सूत्र क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है औसत। कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग हमने कर लिया, ऊपर कुल संख्याएं कितनी हो गई? 100, यानी कि कुल समूह में लोग कितने आ गए? 100। 40 पुरुष थे, एक 50 था, तो 40 गुणा 50 प्लस 30 गुणा 40 प्लस 30 गुणा 40। ये स्मार्ट तरीका था। सब में 2 जीरो कॉमन आ रही थी, नीचे 2 जीरो पड़ी थी, उनको काट दिया। 5 चौके 20, 4 तिये 12, 4 तिये 12, इन सबको ऐड किया तो आंसर आ गया 44। उस औसत समूह का औसत वजन कितना हो गया? 44 kg। अच्छा सवाल था, बाकी कुछ नहीं था। सब पहले इसको गुणा करते, इसको गुणा करते, सबको जोड़ते, अंत में आना 44 ही था आंसर। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है जो आपको सीखना है। देखो भाई, अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। सवाल नंबर 5, अच्छा सवाल है जी, देखना। ये लो जी, करिए। एक परीक्षार्थी, कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जब ये 30% अंक प्राप्त किए तो वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। 30% अंक लाके भी वो 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए, जिससे वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक किए। यानी कि जितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए चाहिए थे, उससे उसने 24 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछ सकता था कि उस परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ कि कितने नंबरों की परीक्षा हुई थी, लेकिन यहाँ पे उसने प्रतिशत पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो जब भी ऐसे सवाल करने हैं तो आप सीधा सा ध्यान रखना। देखो, अपने को नहीं पता कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, लेकिन जो भी स्टूडेंट था उसने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये फेल हो गया। कितने नंबरों से? 108। यदि 30% अंक प्राप्त कर लिए
108 और आ जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 108 यदि इसमें ऐड हम और कर दें तो ये पास हो गया। अब देखो जब ये दूसरी परीक्षा दे रहा है तो 52% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 52%। जब 52% अंक प्राप्त कर रहा है तो पास होने अंकों से कितने अधिक हैं? 24। तो इसमें से हमने क्या कर दिया? 24 घटा दिया। ये दोनों अंक पास उत्तीर्ण के लिए बराबर हो गए। यानी कि यदि इसको पास होना था तो 30% तो लेके आया, 108 कम पड़ दिए तो 108 इसमें ऐड कर दो तो पास हो गया। ये 52% लेके आया, इसका मतलब ये 52% लेके आया तो 24 अधिक लेके आया है तो इसमें 24 घटा दिया हमने। क्या कर दिया? घटा दिया, तो ये पास हो गया। बिल्कुल एकदम उत्तीर्ण अंक प्राप्त हो गए। अब प्रतिशत प्रतिशत को एक साइड में कर लो, संख्या संख्याओं को एक साइड में, आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। 30% इधर ले आओ, 52% इसको ले जाओ, माइनस का 24 पहले है, ये माइनस का 108, बस काटना पीटना है। इसमें से ये जाएगा 30, 40, 50, माइनस का ये कितना बच जाएगा? 30 से घटाएंगे तो 2, 22%। इधर यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस 8 4 12, 132। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहां से अपने पास 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 22 में जब 132 में भाग लगाएंगे तो 1% कितने अंक के बराबर था? 6 अंक के। 1% कितने अंक के बराबर है जी? 6 अंक के। अब देखो अगर यहां पे ये सवाल पूछता आपसे कि कुल पूर्णांक बताओ, कुल पूर्णांक बताइए, अगर ये सवाल पूछता कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक हमेशा 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी? 100% के। लेकिन अब देखो जब 1% के बराबर 6 तो 100% के बराबर कितना हो गया? 600 अंक। लेकिन अपने से सवाल में उसमें ये नहीं पूछा, उसने कुल पूर्णांक नहीं पूछे। कुल पूर्णांक तो किसके बराबर आ जाता? 600 के बराबर। कुल पूर्णांक नहीं जाने उसने, अपने को पूछा है कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक लाने होंगे। अब देखो ध्यान से देखो, दोनों तरीके से आंसर निकलेगा, जो आसान लगे वो लगा लेना। यदि 30% तो वो लेके आ गया था, कितने प्रतिशत लेके आ गया था? 30 तो लेके आ गया था, उसके 108 अंक और आ जाते तो यह पास हो जाता। अब देखो जब 6 अंक में 1% बनता है, 6 अंक में 1% बनता है, तो मेरे को बताओ 108 अंकों में कितना प्रतिशत बनेगा? 6 एकम 6, 6 एकम 6, बच गए 4, 6 8 48, तो यानी कि 18% अंक। 108 नंबर वो आते तो उसके 18% अंक और आते। 30 पहले से लेके आ रहा था, यदि वो 18% अंक और लेके आ जाता तो टोटल अंक कितने हो जाते पास होने के लिए? 48%। कितने हो जाते? 48%। तो इसका आंसर आ गया डी। आप यहां पे भी लगा सकते हो, देखो वह 52% अंक जब लेके आया तो 24 अंक अधिक थे उसके। कितने अंक अधिक थे? 24। तो 1% 6 अंकों में बनता है, तो 24% में कितने अंक बन गए? 4%। यानी कि वह 4% ज्यादा लेके आया है पास होने के से। कितने प्रतिशत ज्यादा लेके आया है? 4। तो 52 तो पहले थे, 4 ज्यादा लेके आ गया, तो 52 में से क्या घटा दो? 4। तब भी आंसर कितना आएगा? 48%। तो उसको पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए थे? 48%। अच्छा सवाल था, आ गया समझ में? बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि आप 500 प्रकार के टाइप के सवाल लगा लिए, अवश्य कंपटीशन पास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। सारे सवाल अच्छे हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। ये लो जी, करिए। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे
6 दिन एक साथ कार्य करते हैं जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, लगाइए आंसर चिपकाइए। देखो जी, एक व्यक्ति ए है जो इस कार्य को 18 दिन में करता है, एक व्यक्ति बी है जो इस कार्य को 24 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू कर देते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं, ए छोड़ के चला जाता है तो बचे हुए कार्य को बी पूरा करता है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ऐसे सवालों को करने का एक सीधा सा फंडा होता है, आप बिल्कुल आसान तरीके से ए 18 दिन में बी 24 दिन में, ये जो इनका टाइम दे रखा है 18 दिन और 24 दिन, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम लोगे तो 72 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 72। और याद रखना ये जो 72 निकल के आया यही बन जाता है टोटल वर्क। यही क्या बन जाता है? टोटल वर्क। यानी कि उन दोनों ए और बी को मिलकर कितना कार्य करना है? 72। कितना कार्य करना है? 72। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ए 18 दिन में 72 कार्य करता है तो बताओ एक दिन में कितना कार्य करेगा? 72 में जब 18 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। यही आ जाती है उनकी कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी। इसे क्या बोलते हैं? वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। ये क्या आ गई? उनकी कार्य क्षमता, यानी कि वो पर डे 4 कार्य करता है एक दिन में। जब एक दिन में 4 कार्य करेगा तो 18 दिन में 72 कार्य कर देगा। ये आ गई उनकी वर्क एफिशिएंसी। ठीक। बी एक दिन में 24 दिन में टोटल कार्य करता है तो 24 48 3, ये आ गई बी की वर्क एफिशिएंसी। यानी कि बी एक दिन में 3 कार्य करता है तो 24 दिन में कर देगा 72 कार्य। आ गई बात समझ में? ए की वर्क एफिशिएंसी आ गई जी 4, बी की वर्क एफिशिएंसी आ गई 3। ए एक दिन में 4 कार्य, बी एक दिन में 3 कार्य। जब अलग अलग करते हैं तो ये 18 दिन में 72 कार्य कर देता है, ये 24 दिन में 72 कार्य कर देता है। जब इन दोनों को एक साथ लगा दें, ये एक दिन में 4 करता है, ये एक दिन में 3 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में बोलो कितना कार्य कर देंगे? 7 कार्य। दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर देंगे? 7 कार्य। बट जब काम शुरू करते हैं तो कार्य दोनों का चलता है कितने? 6 दिन ही चल पाता है। कितने दिन चल पाता है? 6 दिन। तो 6 दिन का कार्य निकल के आ गया कुल कार्य, 6 दिन का कुल कार्य। जब दोनों मिलके एक दिन में 7 करते हैं तो 6 दिन में कितना कर देंगे? 42। 42 कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन कार्य कितना करना था? 72। कार्य कितना करना था? टोटल वर्क कितना था? 72। अब ए छोड़ के चला गया तो कुल शेष कार्य कितना बच गया? ये आपको जब सवाल करो तो नहीं लिखना है शेष कार्य। टोटल कार्य 72 था, 42 कर चुके तो शेष कार्य बच गया 30। शेष कार्य कितना बच गया जी? 30। अब इसको अकेला कौन करेगा? बी। कौन करेगा? बी। ए छोड़ के चला गया, कौन करेगा? बी। अब बी की वर्क क्षमता का देखो, कार्य क्षमता। बी जब एक दिन में 3 कार्य करता है, करना कितना है? 30। तो शेष कार्य को बी करेगा 30/3, यानी कि उसको 10 दिन और लगेंगे। अब तो शेष कार्य को बी करने में कितने दिन का समय ले जाएगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन का समय ले जाएगा? 10 दिन का। अगर सवाल यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बताओ बी ने कितने दिन कार्य किया, कुल कितने दिन। अगर कुल दिन पूछे बी ने तो देखो जी 6 दिन तो उसने एक के साथ कार्य किया था, 10 दिन अलग से किया, तो उसने कुल कितने दिन कार्य किया? 16 दिन। 6 तो एक के साथ किया था और 10 दिन उसने अलग से किए। तो बी अगर सवाल में ये पूछ लेता, अभी तो उसने पूछा है कि शेष कार्य को और कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष कार्य को तो 10 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन सवाल में ये पूछता कि बी ने कुल कार्य, मतलब बी ने कितने दिन कार्य किया, कुल कितने दिन कार्य किया, तो बी ने 6 तो एक के साथ किया था
और 10 ये कर दिए तो कितने दिन निकल के आ गए? 16 दिन। कितने दिन निकल के आ गए? 16 दिन। जबकि इस सवाल का आंसर कितना है जी? 10। एकदम परफेक्ट। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। जब भी ए और बी इन दोनों का एलसीएम जो समय दे रखा है, इसका एलसीएम लो, टोटल वर्क निकल के आ जाता है। टोटल वर्क में समय का भाग लगाएंगे तो उनकी वर्क एफिशिएंसी निकल के आ जाती है कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लो जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो जी, करिए। देखो, ये सवाल आपको हर परीक्षा पास करवाएंगे, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, सीईटी हो, या फिर कोई भी रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, सभी सवाल यही आते हैं। बस इनकी बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो, कभी जब एंगल पढ़ाएंगे आपको तो संपूरक पूरक के बारे में सभी ज्ञान देंगे। दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है। दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है। छोटा कोण ज्ञात करो, छोटा कोण ज्ञात करो। देखो जी, पहले मैं इसको बिल्कुल थोड़ा बेसिक तरीके से बता देता हूँ, फिर अंत में डायरेक्ट ट्रिक बनाएंगे। दो कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण और एक होते हैं संपूरक कोण। दो कोण होते हैं, एक होते हैं पूरक कोण, एक होते हैं संपूरक कोण। दो पूरक कोणों का योग, याद रखना, दो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। जबकि दो संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री। बस आपको याद रखना है, यहाँ पे दे रखा है दो संपूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री दे रखा है। यदि दो कोण संपूरक, एक एक्स है एक वाई, यदि अंतर 34 डिग्री है, लेकिन हम ये भी जानते हैं जब दो चर होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो दो ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो अपने को दूसरे को पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। छोटा कोण काटना है तो जब बड़े में से छोटा घटता है तो चलो इनको जोड़ लेते हैं। तो ये कट गया तो ये हो गया 2x, इधर ऐड करेंगे तो 4, 8 और 3 11, 214। तो x की वैल्यू आ जाएगी 214/2, 107 डिग्री। ये बड़ा कोण निकल के आया है। 107 का मान इसमें रख दो, कहीं पे भी रख दो, आंसर आ जाएगा x + y = 180 डिग्री। 107 रख देते हैं, प्लस y = 180, तो y = 180 - 107, तो 10 में से 3 और यहाँ पे बच गया 7, 73 डिग्री। तो छोटा कोण कितनी डिग्री आ गया? 73 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी। जब भी संपूरक कोण हो, संपूरक कोण और अंतर x दे रखा हो, अंतर क्या दे रखा हो? x। x का मतलब यहाँ पे 34 डिग्री भी हो सकता है, 35, 50, 55, कुछ भी। तो बड़ा कोण हमेशा इस ट्रिक के माध्यम से लगाओ आप। बड़ा कोण 180 + x/2, छोटा कोण एकदम करेक्ट आंसर आएगा 180 - x/2। ये लो फाइनल आंसर। आप चाहिए ऐसे कर लो, चाहिए ऐसे कर लो। ये छोटी छोटी चीजें निकल के सब इन्हीं चीजों से आई हैं, ये बेसिक से ही निकल के आया है। यदि मैं आपको समझाऊं तो ये सारी चीज बेसिक से ही निकल के आई हैं। देखो, 180 में x जोड़ेंगे तो 34, तो 180 में हमने जब 34 जोड़ा तभी तो 214 हुआ था। 180 में x जोड़ दिया 34, तो कितना बन गया? 214। किसका भाग लग रहा था? 2 का, तो हमने किसका भाग लगा दिया? 2 का। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 180 में से 34 घटा के देख लेना, 2 का भाग लगा के देखने लगा, 73 डिग्री आएगा। और यदि यहाँ पे संपूरक का कोण में भी यही चीज लागू होगी, पूरक कोण दे रखा है और यदि अंतर x है, अंतर कितना है? x, तो बड़ा कोण, याद रखना, ये कॉपी पेन लेके नोट कर लेना,
तो बड़ा कोण हमेशा 90 प्लस x बटे 2, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, और छोटा कोण 90 माइनस x बटे 2। ये तरीके कंपटीशन पास करने के हैं। ये आपको कोई 10वीं 12वीं की परीक्षा नहीं देने की, 2 नंबर तभी आएंगे जब पूरा लिखेंगे। अपने को तो 1 नंबर से मतलब है। ये लगाओ, याद रखो और पास करो। आगे बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अभी आपको डेली वीडियो मिलेगी। अभी थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। 1-2 दिन के अंदर हम लाइव कनेक्ट हुआ करेंगे। थोड़ी सी कमी हो रही है, टेक्निकल इशू है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आपसे लाइव जुड़ा करेंगे। तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो का सवाल लगाइए। देखो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर टिक करें। अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन का है। देखो क्या कह रहा है, 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, इन सवालों का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन सवालों का एक ही शॉर्टकट है कि आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 बेलन है, एक बेलन ये रहा, एक बेलन ये रहा। 2 बेलन है, दोनों के आयतनों का अनुपात सूत्र यही लगेगा। फर्स्ट वाले के लिए पाई आर ये बन जाएगा, चलो पाई आर 1 स्क्वायर एच 1। सेकेंड वाले के लिए पाई आर 2 स्क्वायर एच 2। ठीक है जी। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो फर्स्ट बेलन की त्रिज्या 2 है, दूसरे की 3 रख दो। पाई दोनों में है, यहीं से काट दो। R1 कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर। H पहले वाले के लिए 5 है, गुणा 5। दूसरे वाले के लिए R2 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। H2 3 है, 3। बस आंसर आ गया। करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से गुणा करोगे 20, अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा करोगे 27। यही लो आंसर। दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात 20:27। ऑप्शन नंबर डी, 20:27। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, बट जब आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, सूत्र याद नहीं होंगे, तो सवाल कभी नहीं होंगे। आप देखते रहोगे। इसलिए सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। लो जी, नेक्स्ट सवाल प्रायिकता का सवाल है। अच्छा सवाल है। सभी सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। बावन पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। वो पत्ता निकाल रहे हो जो लाल फेस कार्ड होना चाहिए, यानी कि रेड फेस कार्ड, लाल कलर का पत्ता होना चाहिए। और क्या ज्ञात करो, एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो, ये तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा आपको कि 52 पत्तों, एक ताश की गेडी में कितने पत्ते होते हैं? 52। अगर अपन रंग के आधार पर, कलर के आधार पर बात करें, तो पूरी गेडी में 2 ही प्रकार के कलर होते हैं। एक होते हैं लाल रंग का पत्ता और दूसरे होते हैं काले रंग के पत्ते। काले रंग के पत्ते। अब इनमें विभाजन कर दिया जाता है कि लाल रंग के भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 2 प्रकार के। लाल रंग के पत्तों में, जिन्हें हम पान का पत्ता बोलते हैं और ईंट के पत्ते बोलते हैं। इधर काले कलर की बात करूं तो एक चिड़ी के पत्ते होते हैं और एक हुकुम का पत्ता होता है। यही होता है। अब देखो, इनमें 1 नंबर ए से लेके और 10, फिर उसके बाद में 11 12, आप जिसे बोलते हो गुलाम बोलते हो, बेगम बोलते हो, बादशाह बोलते हो।
तो इसमें अंत में कितने फेस कार्ड के पत्ते हैं? 3। इसके भी अंत में कितने फेस कार्ड के पत्ते हैं? 3। इसी प्रकार इसमें भी गुलाम बेगम बादशाह 3 फेस कार्ड, इसमें भी कितने? 3। तो यदि आपसे ये सवाल पूछता कि एक पत्ता निकाला जाता है और फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताओ, सिर्फ फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो देखो प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो फेवरेबल रिजल्ट बटे टोटल रिजल्ट। अब देखो पत्तों के बारे में टोटल रिजल्ट हमेशा 52 रहता है, क्योंकि एक ताश की गेड़ी में कितने पत्ते होते हैं? 52। अब सवाल नंबर 1, अगर सवाल में ये पूछता कि एक पत्ता निकाला जाए और वो फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताओ, इसका मतलब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं एक ताश की गेड़ी में? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो आंसर आ जाता 12 बटे 52। इसको काट लेते आप, जितना कट रहा था थोड़ा जो भी कट रहा है काट लो। 2 6 12 26, फिर काटेंगे 3 यानी कि 13। आंसर आ गया 3 बटे 13। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं पूछा, सवाल उसने पूछा है कि फेस कार्ड तो निकालना है लेकिन किस कलर का होना चाहिए? लाल कलर का। तो अब तुम खुद देख लो, ये 12 में से 6 तो हैं जी ब्लैक कलर के, 6 किसके हैं जी? ब्लैक कलर के, और 6 किसके हैं जी? रेड कलर के। तो कौन से कलर की बात कर रहा है अपने से? वो रेड कलर की। कौन से कलर की बात कर रहा है? रेड कलर की। और रेड कलर के बात कर रहा है, तो इस सवाल के लिए बोलो अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे? 6। कुल परिणाम 52 ही होते हैं। तब इसको काटेंगे तो 2 3 6 26, यानी कि प्रायिकता आ जाएगी 3 बटे 26। आंसर 3 बटे 26। अब 52 पत्तों की ताश की गेड़ी में से 1000 सवाल बनते हैं, इसी प्रकार 12 पत्ते। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में हेल्प करेगी। रेगुलर बने रहना, रोज आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।